डियर स्टूडेंट, मैं संदीप सिंह, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण लेसन पाठ की चर्चा करेंगे जिसका नाम है कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा। वर्क पावर एंड एनर्जी। कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग ये समझेंगे कि भौतिक विज्ञान में कार्य कब माना जाता है। प्रायः दैनिक जीवन में हम लोग बहुत सारे कार्य करते रहते हैं। कार्य को करने के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रिय विद्यार्थियों, कोई भी व्यक्ति या कोई भी मशीन, जब मशीन भी कार्य करती है, आप देखते हैं जेसीबी के द्वारा जो है मिट्टी की खुदाई की जाती है, उसको भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जेसीबी को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? जो ईंधन डालते हैं, डीजल डालते हैं, मोबिल डालते हैं, वह उसको ऊर्जा प्रदान करती है। मनुष्य मानव को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? हम लोग जो भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं या सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो विटामिन डी मिलती है, वह ऊर्जा का कार्य करती है। क्या हम लोग बिना ऊर्जा के कार्य कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ऊर्जा के बारे में अभी अगली स्लाइड में विस्तृत चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हम सबसे पहले यहाँ पर कार्य की चर्चा करेंगे। वर्क, कार्य क्या है? भौतिक विज्ञान में कार्य कब माना जाता है, ये समझने योग्य बात है। एक उदाहरण स्वरूप आप समझें। मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं और हमारे ऊपर हम 50 किलो का बोझा ले लें और दिन भर खड़े रहें, तो क्या हमने कोई कार्य नहीं किया? बताएं आप लोग। आप लोग यही कहेंगे कार्य किया। हमने क्या किया? भाई हम 50 केजी का बोझा लिए हुए हैं और खड़े हैं, तो हमने कार्य किया। हमारी मांसपेशियां उसमें निहित रही। बोझा उतार देंगे तो हमको एक सहजता की अनुभूति होगी कि नहीं होगी? आराम मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। लेकिन प्रिय बच्चों, इस केस में जब हम बोझा लेकर खड़े थे, भौतिक विज्ञान में कार्य शून्य माना गया। भौतिक विज्ञान ये कहता है कि बिना विस्थापित हुए, बिना विस्थापन के कार्य जीरो माना जाता है। क्या माना जाता है? जीरो माना जाता है। आइए परिभाषा देखते हैं। किसी पिंड या वस्तु पर लगाया गया बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं।
किसी पिंड या वस्तु पर लगाया गया बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। तो कार्य बराबर हो गया बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन हो गया। बिल्कुल इस सूत्र से स्पष्ट है, यदि विस्थापन 0 हो जाएगा तो कार्य भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे यदि हम बिल्कुल यहीं खड़े होकर के सावधान मुद्रा में आपको पूरे दिन हम कुछ ना कुछ बताते रहें, व्याख्यान देते रहें, लेकिन भौतिक विज्ञान में यह कार्य 0 माना जाएगा, क्योंकि हम तो यहीं पर बिल्कुल अपने ही अवस्था में थे, हमने कोई विस्थापन नहीं तय किया। जब विस्थापन हम नहीं तय किए तो क्या हुआ, कार्य क्या हो गया, 0 हो गया। कार्य 0 हो गया। आइए हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लिया कोई यम द्रव्यमान का कोई ब्लॉक है, यम द्रव्यमान का ये कोई पिंड है। इसमें आप समझिएगा, यदि इस प्रकार से बल लग रहा है, थीटा एंगल पर बल लग रहा है। जब थीटा एंगल पर बल लग रहा है, थीटा एंगल पर जब बल लगता है तो उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहला कार्य हम ये करते हैं, घटकों में वियोजित करते हैं, रिजॉल्वेशन ऑफ वेक्टर। आप ये देखिए, एफ कास थीटा हो जाएगा, थीटा के साथ जब आएगा तो कास थीटा हो जाएगा, और यहाँ एफ साइन थीटा हो जाएगा। सदैव लंबवत उसके साइन होता है और थीटा के साथ कास जाता है। अब जब बल हम इस प्रकार से लगा रहे हैं तो पिंड ऊपर तो जाएगा नहीं, ऊपर तो पिंड जाएगा नहीं, पिंड x अक्ष पर ही आएगा। मान लिया कि आफ्टर सम टाइम बाद s डिस्टेंस तय कर लिया। क्या तय कर लिया, s डिस्टेंस तय कर लिया। अब यहाँ पर इस बल का कोई रोल नहीं है, f साइन थीटा का कोई रोल नहीं होगा। एफ साइन थीटा का रोल होता जब यह ब्लॉक ऊपर की ओर जाता, ब्लॉक ऊपर की ओर जाता, y अक्ष में जाता, तो इस एफ साइन थीटा का भी रोल होता। लेकिन ये ऊपर की ओर तो जा नहीं रहा है। जब ऊपर की ओर नहीं जा रहा है तो एफ साइन थीटा का कोई भी रोल नहीं है। किसका रोल है, एफ कास थीटा का। तो अभी आपको बताया गया, कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं, बल को F से प्रदर्शित करते हैं और विस्थापन को S से। तो यहाँ F के स्थान पे क्या हो जाएगा, F कास थीटा इंटू S। इसे हम क्या कहते हैं, F कास थीटा। तो W बराबर सूत्र आ गया F कास थीटा। W बराबर F कास थीटा हो गया। इसको हम वेक्टर के रूप में लिखेंगे, F डॉट S लिख देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जब डॉट को हटाते हैं तो वहाँ कास लिखते हैं, और जब क्रॉस को हटाते हैं तो वहाँ साइन लिखते हैं। W बराबर F कास थीटा हो गया। आप जानते हैं जहाँ पर जिस भी भौतिक सूत्र में साइन थीटा कास थीटा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाता है तो वह उस सूत्र पर मान निर्भर करता है।
जब उस सूत्र पर मान निर्भर करता है तो ऐसी स्थिति में थीटा का मान बदलने से उसका भी मान बदलता है। यहाँ पर आप देखिए स्पेशल केसेज, विशेष स्थितियाँ। स्पेशल केसेज मतलब विशेष स्थितियाँ। केस फर्स्ट, अगर थीटा का मान 0 रहे तो W बराबर एफ एस कास थीटा, एफ एस कास 0। कास थीटा का मान 1 होता है, एफ एस, इसे हम एम ए एक्स लिखते हैं। W मैक्स बराबर एफ इंटू एस, W मैक्स बराबर एफ इंटू एस हो गया। मैक्स इसलिए लगाए, यही अधिकतम बल होगा। क्या होगा? अधिकतम बल होगा, क्योंकि कास थीटा का मान 1 से बड़ा नहीं होता है। कास थीटा का मान 1 से बड़ा, आप जानते हैं कास 0 का मान 1 हो गया, कास 30 का मान √3/2 1 से कम आ जाता है। फिर आप कास 45 का मान 1/√2 फिर 1 से कम आ जाता है, तो इसका मान 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, इसलिए यह W मैक्सिमम है। केस सेकंड देखिए, यदि थीटा का मान 90 डिग्री है, यदि ये बल बिल्कुल ऊपर से लगाया जाए तो यहाँ W बराबर एफ एस कास 90 डिग्री। आप जानते हैं कास 90 का मान 0 होता है, तो W बराबर 0 हो गया। W बराबर 0 हो गया। केस थर्ड की स्थिति आप देखिए, थीटा बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर बिल्कुल उसी प्रकार से करेंगे, एफ एस कास 180, कास 180 का मान जो होता है -1 होता है, तो W बराबर माइनस एफ इंटू एस हो जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट हुआ होगा, थीटा का मान जिस प्रकार से बदलेगा उसी प्रकार से कार्य का मान भी बदलेगा, कार्य का मान भी उसी प्रकार से बदलता जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण कोई भी भौतिक राशि होती है तो वह उसका मात्रक क्या होगा? तो आप देखिए, कार्य का मात्रक एम के एस पद्धति में जूल होता है। एसआई सिस्टम या एम के एस पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है, और जबकि सीजीएस पद्धति में अर्ग होता है। बिल्कुल इसको आप लोग याद रखेंगे, कार्य का मात्रक एम के एस पद्धति में या एसआई पद्धति में जूल होता है, जबकि सीजीएस पद्धति में अर्ग होता है। थोड़ी चर्चा पद्धतियों पर करेंगे। भौतिक विज्ञान में मुख्य रूप से 3 प्रकार की पद्धति का हम अध्ययन करते हैं, 3 प्रकार की पद्धति में अध्ययन करते हैं। एक एमकेएस सिस्टम, दूसरा सीजीएस सिस्टम, तीसरा एफटीएस सिस्टम। सीजीएस का फुल फॉर्म सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एमकेएस का मीटर किलोग्राम सेकेंड, एफटीएस का फुट पाउंड सेकेंड। तो फिर ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या है? एसआई सिस्टम ही एमकेएस सिस्टम कहा जाता है। एसआई सिस्टम ही क्या कहा जाता है? एमकेएस सिस्टम कहा जाता है। एसआई और एमकेएस में अंतर आप समझिएगा। एसआई पद्धति पूरे भौतिक विज्ञान पर लागू होती है, पूरे भौतिक विज्ञान की सभी शाखाओं में लागू होती है, जबकि एमकेएस पद्धति सिर्फ और सिर्फ मैकेनिक्स ब्रांच में लागू होती है, सिर्फ और सिर्फ मैकेनिक्स ब्रांच में लागू होती है। अगली हेडिंग होगी ऊर्जा, एनर्जी। अगली हेडिंग क्या है? ऊर्जा।
ऊर्जा, एनर्जी। ऊर्जा क्या है? आप जानते हैं कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, यदि हम 10 दिन तक कुछ ना खाए पिए तो क्या इतनी तेज बोल करके और ब्लैक बोर्ड पर लिख करके आपको हम पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते। लेकिन आप वो 10 दिन तक क्या बिना कुछ खाए पिए पढ़ सकते हैं? हाँ, कुछ विद्यार्थी पढ़ सकते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, लेकिन उनको भी एनर्जी की आवश्यकता होगी, एनर्जी की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से आपने देखा कि कार्य करने की क्षमता ही क्या कही जाती है? ऊर्जा कही जाती है। आप जानते हैं किसी भी इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति में कोई भी कुछ भी कार्य होता है तो वहां पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि तूफान आता है, घरों को गिरा देता है, तो वहां तब भी ऊर्जा की आवश्यकता हुई। घर को गिराने का कार्य किसने किया? तूफान ने किया। किसने किया? तूफान ने किया। अब कोई भी कार्य होगा तो वह बिना ऊर्जा के नहीं होगा। ऊर्जा के कुछ विभिन्न प्रकार आपको बताने का प्रयास करेंगे। स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या है? किसी भी वस्तु में स्थिति परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी भी वस्तु में स्थिति परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, जो गुरुत्व के कारण स्थिति में परिवर्तन होता है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, जो गुरुत्व के कारण स्थिति में परिवर्तन होता है उसे हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका सूत्र होता है U बराबर mgh। क्या होता है? U बराबर mgh होता है। दूसरा आप जानते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बिल्कुल नाम से स्पष्ट है। गतिज ऊर्जा, जब किसी पिंड में गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है तो वह गतिज ऊर्जा कही जाती है। जब किसी वस्तु या पिंड में गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है तो क्या कही जाती है? गतिज ऊर्जा कही जाती है। गतिज ऊर्जा का सूत्र K बराबर हाफ mv स्क्वायर होता है। K बराबर हाफ mv स्क्वायर होता है। ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मा के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। हम लोग ठंडी के दिनों में जहाँ अलाव जलता रहता है, जहाँ आग जलती रहती है, वहाँ पर क्या प्राप्त करते हैं जाकर के? ऊष्मा। जब ऊष्मा मिलती है तो हमको क्या मिल जाती है? एनर्जी मिल जाती है। क्या मिल जाती है? एनर्जी मिल जाती है। तो ऊष्मीय ऊर्जा कही जाती है। ऊष्मा के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह ऊष्मीय ऊर्जा है। रासायनिक ऊर्जा, जो रसायनों के कारण ऊर्जा मिलती है वह रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। आप जानते हैं हम लोग बुखार में दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, वह किस विधि से तैयार की जाती है? रासायनिक विधि से तैयार की जाती है। जब वो रासायनिक विधि से तैयार की जाती है तो वह रासायनिक ऊर्जा होती है। वह क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी,
विद्युत के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह विद्युत ऊर्जा कहलाती है। इसे हमको गर्मी बहुत लग रही है तो हम फैन चला दिए, हमको क्या मिल गया? फैन ने क्या दिया? ऊर्जा प्रदान कर दिया ना। तो विद्युत के कारण फैन चला और फैन से हमको गर्मी का जो प्रभाव था वो कम हो गया, तो यही क्या कहलाई? विद्युत ऊर्जा। हमको ठंडी लग रही है, हमने एसी चला दिया, जब हमने एसी चला दिया तो हमको गर्मी का एहसास हुआ, और जब हमको गर्मी का एहसास हुआ तो हमको क्या मिली? एक प्रकार की ऊर्जा मिली। ठंडी में हम लोग क्या करते हैं? गर्म एसी चलाते हैं ना, और गर्मी में ठंडी एसी चलाते हैं, यही कार्य तो करते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ? विद्युत ऊर्जा हुआ। प्रकाशीय ऊर्जा, आप जानते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। आपका अगला है नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। आप जानते हैं इस धरती पर कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर के बना हुआ है। उनके नाभिक में जो प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बल लगता है नाभिकीय बल कहलाता है, और जो ऊर्जा होती है वो नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। अगला आपका ध्वनि ऊर्जा। हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन पा रहे हैं, किसके कारण? ध्वनि ऊर्जा के कारण। अभी बिल्कुल धीरे से बोले तो आप नहीं सुन पाएंगे। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण ऊर्जा का विश्लेषण हमने किया जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। अब इसमें ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ऊर्जा का संरक्षण नियम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें क्या बताया गया? ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे क्या किया जा सकता है? ट्रांसफर किया जा सकता है। एनर्जी इज नॉट डेवलप्ड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। ऊर्जा को हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, इसे हम उत्पन्न और नष्ट नहीं कर सकते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में हम ऊर्जा को न भी उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। आपकी अगली हेडिंग है शक्ति या सामर्थ्य। इसे पावर कहते हैं। कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। P बराबर W/T हो गया। ये कार्य करने की दर है। इसका मात्रक क्या होता है? वाट होता है। यहाँ से
जूल हो गया, 1 वाट बराबर 1 जूल बटे सेकेंड। 1 वाट बराबर 1 जूल बटे सेकेंड ब्रिटिश प्रणाली का एक बहुचर्चित मात्रक है। 1 हार्स पावर में 746 वाट हुआ करता है। 1 हार्स पावर में 746 वाट होता है। ये ब्रिटिश प्रणाली का मात्रक है जो अब बहुत कम उपयोग में लाया जाता है। हालांकि आज भी ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। यूनिट क्या है? यूनिट विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक उपयोग करने का एक मात्रक है जिसे हम यूनिट कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा। 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर। यूनिट बराबर वाट गुणे घंटा बटे 1000। यहाँ से हम यूनिट को निकाल सकते हैं। यहाँ से हम यूनिट को निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 पंखे 500 वाट के 10 घंटे चलते हैं। आप ये देखिए 2 3 1 2 3 5 दूनी 10 यूनिट हो गया। क्या हो गया? 10 यूनिट। सुना इसे यहाँ 2 पंखे तो 2 से गुणा कर दिए। 500 वाट के हैं 500 से गुणा कर दिए। कितने घंटा चल रहे हैं? 10 घंटे। अगर एक दिन का हो गया, एक दिन में कितना यूनिट लगा? 10 यूनिट। तो 30 दिन में कितना यूनिट हो जाएगा? 300 यूनिट। 30 दिन में कितना यूनिट हो जाएगा? 300 यूनिट। मान लीजिए 4 रुपए एक यूनिट का है तो 1200 रुपए हमको पेड करना पड़ेगा 2 पंखा चलाने पर। 2 पंखा चलाने पर कितना पेड करना पड़ेगा? 1200 रुपए। कितना चलेगा? 10 घंटा पंखा चलेगा। तो उम्मीद करते हैं विद्यार्थियों ये पूरा बिल्कुल स्पष्ट हुआ होगा। और जहां ना समझ में आए आप वीडियो को ब्रेक करके फिर से 2 से 3 बार देखें, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। धन्यवाद।